गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले क्रेडो ब्रांड्स की। हाल ही में इस पर्टिकुलर स्टॉक की काफ़ी ज़्यादा डी रेटिंग हुई है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि आखिर इस कंपनी में चल क्या रहा है। तो सबसे पहले अगर बात करें कि क्रेडो ब्रांड्स जो ये कंपनी है असल में करती क्या है, तो इनका जो सबसे मेन ब्रांड है वो है मुफ्ती। ये मुफ्ती ब्रांड ऑपरेट करते हैं, जो कि अम, जो अपैरल्स जो सेगमेंट है उसमें पिछले 25 सालों से डील कर रहा है। इन्होंने शुरुआत की थी शर्ट्स, टी शर्ट्स और ट्राउज़र से। फिर उनके बाद उसके बाद वो जीन्स, कार्गो, जैकेट्स, ब्लेजर्स ये सब भी अब सेल करने लगे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा पुराने लेगेसी प्लेयर है एक तरीके से। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनका जो रेवेन्यू सेगमेंट है वो मेजॉरिटी शर्ट्स और बॉटम वेयर से आता है। मोस्टली 70% ऑफ द रेवेन्यू वहीं से आता है। और नेक्स्ट इनके अगर प्रेजेंस की बात करें तो इनके पास जो टोटल एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स हैं वो हैं 450 के आसपास, 443 के आसपास है। और जो मल्टी ब्रांड आउटलेट्स पे ये प्रेजेंट है वो 1220 है। और इनका पूरा पैन इंडिया ये कवर करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ आपको हर रीजन में इनकी कोई ना कोई प्रेजेंस दिखेगी। और 128 लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स में भी है। और इनकी जो मेजॉरिटी ऑफ सेल्स आती है वो ईबीओज, इनके खुद के एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट से ही आती हैं। और अगर यहाँ पे आप देखेंगे जोग्राफीज़ भी तो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। ऐसा नहीं है कि कोई सेगमेंट से इनको या कोई रीजन से इनको ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, उनको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इनका 11% ऑनलाइन भी कंट्रीब्यूशन है, जो कि हम आगे चल के बात करेंगे वो असल में ऑनलाइन में क्या करते हैं। तो इनके रिटेल टच पॉइंट्स हैं 1840 और 580 सिटीज़ में ये प्रेजेंट हैं। 244 इनके पास ईबीओज हैं अलग अलग सिटीज़ में, 244 सिटीज़ में। और टीयर 2 में भी इनके 60% ऑफ स्टोर्स हैं, टीयर 2 एंड टीयर 3 में। तो प्रेजेंस इनका पैन इंडिया है। और अब बात करते हैं इनकी टारगेट मार्केट की। तो टारगेट ये अपने आप को एक ब्रिज बोलते हैं मिड और प्रीमियम, मिड प्रीमियम और प्रीमियम के बीच में अपने आप को ये एज अ ब्रिज ब्रांड बताते हैं, जो प्रीमियम मिड प्रीमियम दोनों को केटर करता है। तो ये ना कि बहुत प्रीमियम प्लस भी नहीं है और ये वैल्यू ब्रांड भी नहीं है। तो ये एक ब्रिज अपने आप को बताते हैं मीडियम, मिड प्रीमियम और प्रीमियम ब्रांड के। और ये इनके जो आसपास के ये इनके पीयर्स हैं और ये इनके कंपिटिटर्स हैं। आप देख सकते हैं इनके नाम वगैरह। तो अब और ये तो एक ब्रॉड हमने देख लिया कि बिज़नेस में क्या करते हैं वो, और क्या इनका मेन फोकस है, ऑपरेशंस क्या है और उनकी प्रेजेंस क्या है। तो अब बात करते हैं जो इनका इनको अलग क्या करता है। तो ये फर्स्ट जो चीज़ अभी बहुत फोकस कर रहे हैं वो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि गूगल एंड मेटा। वहाँ पे वो डेटा निकालते हैं एडवर्टाइजमेंट पे। ये अभी बहुत काम कर रहे हैं। और इनका एक अलग थोड़ा सा लाइफ साइकिल, जो मर्चेंडाइज का लाइफ साइकिल है ये भी थोड़ा अलग है। ये फर्स्ट अपने स्टॉक जो होते हैं ये जो जिनसे बनवाते हैं ये ऐसे टाइम पे बनवाते हैं जब उनके पास ऑर्डर नहीं होता, तो इनको, और ये फुल कैश में देते हैं तो इनको अच्छी प्राइस भी मिल जाती है और इनको फिर प्रेफरेंस भी मिल जाता है क्योंकि उनके पास ज़्यादा काम नहीं होता। तो ये थोड़े दिन इन्वेंट्री भर लेंगे, बट ये ऐसे टाइम पे बनवाते हैं जब इतना उनके पास ऑर्डर ना रहे और इनका काम वो आराम से इत्मीनान से इनको पूरा टाइम देकर फोकस करके इन पर इनके ऑर्डर्स को केटर कर पाए। तो ये पहले उनको ऑर्डर दे देंगे जब उनके पास कोई ऑर्डर नहीं है, उनसे बनवा कर ये अपने पास इन्वेंट्री रखेंगे। फिर जब ये फ्रेश से पीरियड होता है, जब सेल से पहले जैसे सीज़न शुरू होता है तो एक फ्रेश पीरियड होता है, फिर उसके बाद सेल का पीरियड चालू होता है जिसमें वो डिस्काउंट देते हैं। तो फ्रेश पीरियड में ये अपने एम और ई सबको और एल ये अपना जो भी नया सेट ऑफ स्टॉक रहेगा, जो इन्वेंट्री रहेगी वो भेज देंगे। फिर वो जितना भी उनका फ्रेश पीरियड में सेल होगा, मोस्टली इन्होंने कहा है कि 50% सेल होता है, फिर उसके बाद वो उसको डिस्काउंट पे बेचेंगे सेम स्टोर पे ही। और फिर उसके बाद जो भी बचा कुचा होगा, जितना भी इन्वेंट्री बचता है ये वापस ले लेते हैं अपने पास। और ये जो वापस लेते हैं फिर इसको इनका बहुत अच्छा ऑनलाइन चैनल है, फिर वो ऑनलाइन चैनल के थ्रू प्रॉफिटेबली
बट कम मार्जिन पे बेच देते हैं बट प्रॉफिटेबली। तो ये बोलते हैं कि हम जो भी बनाते हैं हम सबको बेच देते हैं, पूरी इन्वेंट्री खाली करते हैं और बट सबको प्रॉफिटेबली बेचते हैं। ये नहीं कि कहीं हमने लॉस में बेच दिया, कोई भी नहीं, वो प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा मेंटेन करना चाहते हैं। ये इनका एक आप बोल सकते हैं मोट है या इनको डिफ्रेंशिएट करता है कि वो जो भी बनाते हैं वो पूरा अपना क्लियर करेंगे बट सब प्रॉफिटेबली। और इनका थोड़ा सा लाइफ साइकिल भी अलग है कि ये इन्वेंट्री भी ज़्यादा दिन रखते हैं और फिर उनको जो अपने क्रेडिटर्स हैं जिनको पेबल्स है उनको भी फर्स्ट पेमेंट कर देते हैं सामने से, ज़्यादा पेबल्स भी नहीं रखते हैं। और उसके बाद ये बाद में जो अपने ये हैं अपने जो जिनके डेटर्स हैं उनको भी छूट देते हैं कि ठीक है आप अपना आपके ऊपर रिस्क नहीं है, आप जितनी भी आपके पास इन्वेंट्री बचेगी आप मेरे को वापस दे दीजिएगा। तो थोड़ा सा यूनिक है इनका बिजनेस करने का तरीका, बट ये करते आए हैं पिछले 25 सालों से और बहुत अच्छा इन्होंने प्रॉफिटेबली मेंटेन रखा है। तो और कुछ डिटेल्स हैं जो इनकी एवरेज वैल्यू पर बिल है, आप देखेंगे 15% से बढ़ी हुई है पिछले 4 सालों में। और एक एनुअल रेवेन्यू जो एक ईबीओ उनका स्टोर है वो 78 लाख के आसपास कमाता है। और जो इनका रेवेन्यू पर स्क्वायर फुट है जो रिटेल में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, वो देखेंगे तो हम पिछले 3 साल से तकरीबन तकरीबन स्टेगनेंट ही है। तो ये हो गई इनके बिजनेस की बात। अब आप चलिए बात करते हैं कि आखिर में अभी क्या चल रहा है। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम इनकी है कि देर इज़ नो ग्रोथ। जब से ये लिस्ट हुए हैं, ये दिसंबर 23 के आसपास लिस्ट हुए हैं, तो उसके बाद से आप देखेंगे कि एक भी क्वार्टर एक्सेप्ट मार्च 25 का जिसमें इनको 15% की थोड़ी ग्रोथ दिखी थी, उसके अलावा आप देखेंगे तो कोई भी क्वार्टर में आपको ग्रोथ नहीं देखने मिलेगी। पिछले लास्ट क्वार्टर तो बहुत ही ख़राब थे बट वो उसके अलग रीजंस है। तो बट उसके बाद से जब से लिस्ट हुए उन्होंने एक भी क्वार्टर ऐसा नहीं था कि ठीक है बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है। तो ये वन ऑफ द रीज़न है कि ग्रोथ नहीं है। और जो सेकेंड रीज़न है वो आप देखेंगे कि उन्होंने कई बार कमिटमेंट दी कि हम मिड टीन्स पे ग्रो करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर। और FY25 में भी उन्होंने कहा था कि हम मिड टीन्स पे ग्रो करेंगे, फिर उन्होंने बाद में उसको रिवाइज किया और अपनी गाइडेंस को घटा दिया कि हम अब सिंगल डिजिट ही ग्रो कर पाएंगे। तो ये थर्ड क्वार्टर में आकर इन्होंने रिवाइज कर दिया अपनी गाइडेंस को। ऐसे ही उन्होंने फिर FY26 की भी रिवाइज कर दिया कि नहीं इस बार तो हम फ्लैटिश और नेगेटिव ही ग्रोथ रख पाएंगे। तो ये जो होता है जैसे हम जानते ही हैं कि रेवेन्यू गाइडेंस जो कंपनी देती है, मोस्टली तो बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो नहीं देती है, बट जो देती हैं तो अगर वो उसको अचीव नहीं कर पाती हैं तो उसके बाद उस पर्टिकुलर कंपनी की बहुत ज़्यादा डी रेटिंग होती है, मार्केट उसको बहुत ज़्यादा डी रेट करता है। तो ये वन ऑफ द रीजंस है। और थर्ड जो सबसे मेन रीज़न है जिसकी वजह से इनको अपनी रेवेन्यू गाइडेंस को भी कम करना पड़ा था, वो है सब ड्यू डिमांड इन प्रीमियम सेगमेंट। तो ये तकरीबन हर क्वार्टर में इन्होंने कॉन कॉल में यही कहा है कि अब जो प्रीमियम सेगमेंट में डिमांड है वो सबड्यूड हो गई, मतलब कम हो गई है डिमांड। और अभी के लिए अभी हमको कोई भी आसपास में दिखता नहीं नज़र आ रहा है कि डिमांड जल्द ही बढ़ने भी वाली है। तो हर क्वार्टर में उन्होंने यही कहा कि सबड्यूड डिमांड इन द प्रीमियम सेगमेंट, हर उसमें कहा है, जिसकी वजह से इनको रेवेन्यू गाइडेंस भी अपनी कम करनी पड़ी थी और जिसकी वजह से हमको अभी ग्रोथ भी देखने को नहीं मिल रही। तो इनसे ये भी क्वेश्चन कहा किया गया था कि दूसरे जो प्रीमियम ब्रांड्स है वो तो फिर भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो उसके उन्होंने कहा कि हम एज अ कंपनी एज अ ब्रांड भी कुछ चीज़ें चेंज कर रहे हैं जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। उसकी वजह से हमको ज़्यादा इसका असर देखने को मिल रहा है जो कि सबड्यूड डिमांड का। फोर्थ है मार्जिन इम्पैक्ट, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ये अभी ब्रांड पे कुछ काम कर रहे हैं और नए तरीके से रीब्रांडिंग कर रहे हैं। तो उसमें इनका एडवर्टाइजमेंट स्पेंड जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा इस क्वार्टर, इस फाइनेंशियल ईयर में भी उन्होंने कहा। पहले इनका ये था कि 5% तक हमारा एडवर्टाइजमेंट स्पेंड होगा। पिछले साल जो उन्होंने बोला था कि 5% से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट स्पेंड नहीं होगा रेवेन्यू का। बट इस बार उन्होंने कहा कि नहीं हम और ज़्यादा स्पेंड करेंगे और FY26 में हमारा 6 to 7% होगा और FY27 में तो 8 से 10% भी हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि ये शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर देगा। पहले इन्होंने कहा था कि नहीं हमारे लिए प्रॉफिटेबिलिटी सबसे मेन है, हम ग्रोथ के लिए प्रॉफिटेबिलिटी को ज़रा भी हैम्पर नहीं करेंगे। बट धीरे धीरे इन्होंने बोला कि नहीं अब थोड़ा सा हमको प्रेशर लेना पड़ेगा अपने मार्जिन्स पे।
बट एक और चीज़ है, इन्होंने लगातार कहा है कि हम एक स्टेबल मार्जिन बिजनेस वाले कैटेगरी में फॉल करते हैं, जहां हमारे बहुत ख़राब भी गया तो 20%, 27% एबिटा रहेगा, और बहुत अच्छा भी रहा तो 31% के आसपास ही रहेगा। तो वो बोले कि इसी बीच में हम होवर करेंगे। हो सकता है कि अगले साल, जैसा इन्होंने कहा है कि 8 से 10% एडवर्टाइजमेंट स्पेंड होगा, तो हो सकता है हमको थोड़ा सा और यहाँ पे मार्जिन पे प्रेशर देखने को मिले, तो ये भी वन ऑफ द रीजंस है। और जो फिफ्थ है, ये थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में इनका इम्पैक्ट आया था पिछले क्वार्टर में। जो बांग्लादेश में डिसरप्शन चल रहा है उसकी वजह से इनका 20-25 करोड़ का जो कुछ इन्वेंट्री थी वो फंस गई थी, जो कि उसके बाद आई, वो Q3 में उसका हमको देखने को मिलेगा इम्पैक्ट। बट अभी भी देखेंगे तो बांग्लादेश में अभी भी इतनी अच्छी कंडीशंस नहीं है, तो हो सकता है कि ये एक क्वार्टर तक ना सीमित रहे पर्टिकुलर ये वाला इम्पैक्ट, और हो सकता है हमको आगे चल के भी इसका असर देखने को मिल सकता है। तो ये भी एक वन ऑफ द रीज़न था। और थर्ड, जो सिक्स्थ रीज़न है, वो है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल, जैसे कि मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैंने किया आपको कि इनका थोड़ा सा यूनिक है बिजनेस करने का तरीका, कि ये इन्वेंट्री भी अपने साथ ज़्यादा रखते हैं। देख सकते हैं आप, इनके पास 67 डेज की इन्वेंट्री होती है। डेटर्स आपको देखने को मिलेगा इस बार काफ़ी ज़्यादा चढ़ गया है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में FY25 के एंड में 133 डेज था, बट इस बार 166 डेज था। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम जो भी जिससे भी बिजनेस कर रहे, जो हमारे फ्रेंचाइजी हैं या जो दूसरे जिन MBOs हैं, तो उनको हम थोड़ा सा वो देते हैं कि आप थोड़े दिन, क्योंकि अभी डिमांड नहीं है, अभी डिमांड अच्छी नहीं है, सबड्यूड डिमांड है, तो हम उनको थोड़ा सा दिन के लिए डेटर्स रिसीवेबल्स पेंडिंग रखने का देते हैं कुछ दिन। अगर वो डिले भी कर देते हैं, हम उसको इतना वो नहीं करते, क्योंकि वो बहुत सालों से हमारे साथ है। और अगर हम अभी उनको सपोर्ट करेंगे तो वो हमको आगे चल के, जब हमारे वीक टाइम जैसे कि चल ही रहेगा, जब हमको ज़रूरत रहेगी उनकी, तो वो भी हमको सपोर्ट करेंगे। तो इस वजह से अभी हमको थोड़ा सा ज़्यादा रिसीवेबल्स देखने को मिल रहा है। बट कंपनी का कहना है कि मैनेजमेंट ये कहता है कि हमारा आज तक एक भी रुपया आज तक डूबा नहीं है रिसीवेबल्स में। तो ये जो है हमारे बहुत पुराने, हम इनसे काम कर रहे हैं, इन्होंने हमेशा अपना डेट जो है, अपना जो भी रिसीवेबल्स है वो क्लियर किया है। तो ये एक इस वजह से इस इनका वर्किंग कैपिटल बहुत बढ़ा हुआ दिख रहा है इस पर्टिकुलर हाफ ईयर में। तो अब जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, ये जो भी प्रॉब्लम्स थी, इनको ओवरकम करने के लिए जो जैसे कि उसको केटर करने के लिए अब मुफ्ती 2.0 पर मैनेजमेंट शिफ्ट कर रहा है। तो ये क्या है, ये अपने स्टोर्स को रीब्रांड कर रहे हैं, और जो हमने कहा था मिड प्रीमियम टू प्रीमियम सेगमेंट में ही डील करते हैं, तो अब इनको फुली प्रीमियम सेगमेंट में डील करना है। तो उसके लिए ये ना अपने जो स्टोर्स हैं उनको वापस से रीब्रांडिंग कर रहे हैं, री इन्वेंट कर रहे हैं। और इसका रिनोवेशन जो कॉस्ट बैठेगा, वो जो नॉर्मली इनका होता है वो 25 लाख का रहता है रिनोवेशन का कॉस्ट। बट इस बार उन्होंने कहा कि हम थोड़ा और इस पर काम कर रहे हैं, तो इसमें 25% और पैसा लग सकता है। तो 30 to 32 लैक्स पर स्टोर इसमें रिनोवेशन का कॉस्ट बैठेगा। तो अभी इन्होंने शायद 5 जो स्टोर्स हैं उनको रिनोवेट किया है, अपने फ्लैगशिप स्टोर्स को। और अब इस साल उनका जो टोटल इनका करना है ऐसे प्रीमियम स्टोर्स, वो है 20। और इस साल भी, अगले हाफ में भी 5 to 6 इस बार इनको करना है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में हमको देखने को मिलेगा कि आधे स्टोर्स ये अपने प्रीमियम स्टोर्स में कन्वर्ट कर चुके रहेंगे। ये अलग नाम पे नहीं करेंगे, ये भी सेम ब्रांड के ही अंदर होगा, बट वो अलग कैटेगरी की जो लोकेशंस होंगी वो अलग कैटेगरी, प्रीमियम कैटेगरी को डील करता होगा। और उनका कहना है कि इस पर्टिकुलर जो, अब अगर आप एवरेज स्टोर की इनकी साइज़ की बात करें, जो नॉर्मल चीज़ है, वो है 750 से 800 स्क्वायर फुट का इनका स्टोर होता है। जो केपेक्स जो इनको लगता है रिनोवेशन का, वो है 25 लैक्स का, और 15 लाख की इनकी इन्वेंट्री होती है। और रेंटल कॉस्ट की बात करें तो ये 24-25% के अराउंड रहता है कोको स्टोर्स का। और जो इनके कोफो स्टोर्स होते हैं उनमें 19-20% का रेंटल कॉस्ट होता है। और जो एवरेज रेवेन्यू निकलता है वो है 90 to 95 लैक्स पर स्टोर। और जो रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट हमने बात ही की थी। तो प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में ये कंपनी ने बहुत अच्छा मेंटेन किया है अपने ब्रांड को।
बट ग्रोथ जो कि मिसिंग थी उसके लिए अब इस मुफ्ती 2.0 पर वो काम कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट स्पेंड बहुत ज़्यादा है इसी वजह से, क्योंकि अब उन्होंने बोला कि हम ऐसे डेटा पे काम कर रहे हैं जिससे हमको फ़ायदा मिलेगा, ऐसे गूगल और मेटा के थ्रू। तो एडवर्टाइजमेंट स्पेंड इनका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। बस इसको एज अ चेंज, अपना जो प्रेफरेंस, जो परसेप्शन है लोगों का, वो चेंज करने के लिए वो पूरी तरीके से रीब्रांडिंग कर रहे हैं कि अब हम प्रीमियम को ही डील कर रहे हैं, प्रीमियम से। तो जो वो कैटेगरी की पब्लिक है, जो वो कैटेगरी में फॉल करते हैं, उनको ये एडवर्टाइजमेंट शायद शो करेगा ज़्यादा, और उनको यहाँ पर लाना चाहते हैं वो अपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। तो ये अभी के लिए चल रहा है। और फ्यूचर आउटलुक की अगर बात करें तो इस पर्टिकुलर जो फाइनेंशियल ईयर है और नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें तो खुद मैनेजमेंट ने ही बोला है कि हम फ्लैटिश टू नेगेटिव ही, फ्लैटिश ही रहेंगे। यानी हमको इस फाइनेंशियल ईयर और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मोस्टली कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। और ग्रोथ इनके ना नंबर्स में दिखने को मिलेगी, ना ही नंबर ऑफ स्टोर्स में, क्योंकि नंबर ऑफ स्टोर्स भी वहीं के वहीं रहेंगे। इन्होंने रिसेंटली बहुत सारे स्टोर्स बंद भी किए हैं, बट उससे ज़्यादा उन्होंने खोले भी हैं। तो वो जितने स्टोर्स हैं उतने ही रहेंगे, 440 के आसपास ही स्टोर्स रहेंगे। और जो अब वो कह रहे हैं कि जो अभी हम ये कर रहे हैं, जो प्रीमियम सेगमेंट में शिफ्ट कर रहे हैं, और जो एडवर्टाइजमेंट स्पेंड जो अभी हमारा बड़ा है, इससे हम लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो हो सकता है कि हमको इसका जो रिज़ल्ट है वो FY28 में देखने को मिले, बट उससे पहले तो नहीं। तो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि एक लेगेसी ब्रांड जो इतने सालों से डील कर रहा है, इसी पर्टिकुलर सेगमेंट को केटर कर रहा है, उनको ऐसी कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, और अब वो कैसे इससे बाहर निकलते हैं, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो ट्रैक करते रहेंगे और देखते हैं कि हाँ, अगर इस फाइनेंशियल ईयर और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो हमको नहीं लगता है कि जितना भी पी है उसका उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। 8 का पी, 9 का पी के आसपास भी है, बट ग्रोथ ही नहीं है, तो फिर उसको कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, जब इसमें ग्रोथ आएगी तब ये इंटरेस्टिंग एक पर्टिकुलर कंपनी हो सकती है। तो ट्रैकिंग इसकी जारी रखेंगे। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट कौन सी कंपनी पे आप वीडियो चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू।